सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है इंडिया का 79th इंडिपेंडेंस डे और इस मौके पर मैं आप सभी को इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, इसके साथ ही आज के ही दिन यानी 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था। इससे पहले 1962 में इनकोस्पार नामक एक फर्म चलाई जाती थी। इनकोस्पार का मतलब है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। उसके बाद 1962 से लेकर 1969 तक इनकोस्पार चली आई और 15 अगस्त 1969 को इसरो का जन्म हुआ, जिसे हम आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस 55-56 साल के इस कार्यकाल में इसरो ने किया क्या, क्योंकि 1969 से लेकर अब तक कुछ 55 साल हो चुके हैं। इसरो को 56वां साल चालू हो चुका होगा। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इस 55-56 साल में इसरो ने किया क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि इसरो ने अनेक मिशन किए हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल ग्रह तक जाने का मिशन, भले ही वो चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का मिशन, या आदित्य L1 यानी लंग्रांज पॉइंट तक जाने का मिशन, सूरज यानी सन को स्टडी करने का मिशन, ऐसे अनेक मिशंस किए। उसके साथ ही इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ 103 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। उसके बाद PSLV C-37 मिशन, उसके बाद एक असफल मिशन IRNSS-1H का। वो अनसक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि थोड़ा उसमें ग्लिचेस थे, लेकिन सक्सेसफुल के मामले में क्योंकि वहाँ फेयरिंग का शेप चेंज था। ओजाइव शेप फेयरिंग थी उसमें। हम धीरे धीरे करके टाइमलाइन पे चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्यभट्टा से। जब आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड थी। हालांकि उसको लॉन्च हमने USSR से करवाया था, लेकिन वो सैटेलाइट डेवलप्ड इंडिया में हुई थी। उसके बाद शुरुआत होती है विकास इंजन की। जब विकास इंजन को बनाया नारायण सर ने, उसके बाद हमारी बात शुरू हुई क्रायोजेनिक पे, और धीरे धीरे करके अभी LVM-3 क्रायोजेनिक का बेस्ट रिजल्ट है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक का। उसके साथ GSLV Mark II भी है, जिसका सफल लॉन्च हमने GSLV F-16 रिसेंटली किया, जिसके द्वारा हमने NISR नामक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को स्पेस में डाला। दोस्तों, ये सारे सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर के बाद आए हुए सफलता नहीं। ये 55-56 साल जो अभी तक हमने इसरो ने व्यतीत किया है, ये इसका एक आप कह सकते हो नमूना है। ये उन साइंटिस्टों की कलाकारी है जो इस दुनिया में है ही नहीं, लाइक हमारे विक्रम साराभाई सर, उसके बाद प्रोफेसर सतीश धवन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो आइडियोलॉजीज थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं यूज़ होती है, कहीं ना कहीं वो आज भी चलती है। वो नहीं है फिर भी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की ये एक प्रकार से आप कह सकते हो देन है, जो आज हमें यहाँ तक लाई है। और उम्मीद है चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 या मार्स ऑर्बिटर मिशन टू वीनस मिशन, जिसे हम शुक्रयान कहते हैं, उसका भी प्रक्षेपण दूर नहीं। और आजकल जिसे NGL कहा जाता है, सूर्या, वो भी दूर नहीं है दोस्तों, जो 22 टन का प्रक्षेपण भार लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में ले जा सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है अभी करंटली, क्योंकि हम ऐसे फेज़ में आ चुके हैं। 2047 में हमें 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के। तो 79th ये है, 79th का 97th कब हो जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अभी टाइम काफ़ी तगड़ा है हमारे पास, लेकिन जो हमें हासिल करना है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 1947 में हमारी आज़ादी हुई थी, और अभी 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इंडिया का ऐसा टारगेट है, इसरो का ऐसा टारगेट है कि 2047 तक इंडियन मून पे होने चाहिए, ना कि एक रोबोट। वो भी एक बड़ी थिंकिंग है, एंड आई लव दैट थिंकिंग। उसके बाद NGLV, जो कि 22 टन का प्रणोदन भार नहीं, उत्थापन भार ले जा सकता है। अभी इसरो ट्रैक पे आया है, क्योंकि अभी 1970 का वो दौर चला गया जब आप स्ट्रैप ऑन बूस्टर से आप बस स्पेस में जाने का सोच रहे थे। अभी आपको
मास लेके जाना है। पहले आप स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे थे, बस आपको अभी मास लेके जाना है स्पेस में। मास इन द मीन्स बल्क मास, ना कि वो 2-4 हज़ार किलो जो हम अभी लेके जाते हैं। बियरली इंडिया आज 15 टन भी ज़्यादा हो जाएगा, 15 टन काफ़ी ज़्यादा है, ले जा सकता है स्पेस में। 22 टन NGLV फर्स्ट लॉन्च में ले जा सकता है, और लगभग 10 टन ये जियो स्टेशनरी में ले जा सकता है। काफ़ी भरपूर मात्रा में है ये। बात आई गई है तो थोड़ा पीछे चल लेते हैं कि शुरुआत कैसे हुई इन चीज़ों की। तो इसकी शुरुआत तो ऑफकोर्स हमारे नंबी नारायण सर ने की थी, लिक्विड प्रोपल्शन से। उसके बाद नंबी नारायण सर ने विकास इंजन का डेवलप की, मतलब उसको बनाया। उसके बाद क्रायोजेनिक पे आए। हालांकि क्रायोजेनिक कंप्लीट ना हो सका, बाद में वो मिला इंडिया को, लेकिन काफ़ी समय हो चुका था। इंडिया तब काफ़ी पीछे चल रहा था, और अभी भी है, और काफ़ी सालों तक रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसे मेरे को लगता है। क्योंकि ये जो दौर हमने पीछे गुजारा ये काफ़ी अलग था। सो हाँ, अभी भी हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन इतने भी नहीं। हम कवर अप कर सकते हैं इस 20 सालों में। 2047 तक हम ऑफ कोर्स ह्यूमन को भेज सकते हैं। ह्यूमन को भेजना ये खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मिशन। दैट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, ये एक मेजर चीज़ है। क्योंकि भेजा तो अमेरिका ने भी था, लेकिन अमेरिका वापस एस्ट्रोनॉट्स को क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि वो एक काफ़ी इकोनॉमिकल मिशन है, मतलब पैसा काफ़ी ज़्यादा चला जाता है उसमें। वो बिल्कुल भी अगर आप कंट्री वाइज देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि स्पेस प्रोग्राम सिर्फ मेजरली हार्डली 10 देशों के पास होगा। लगभग 197, 196, 200 कंट्रीज है इस वर्ल्ड में, और इन 200 कंट्रीज से भी सिर्फ 10 कंट्रीज ही ऐसी जिनके पास ये स्पेस मिशन है। और 10 कंट्रीज में से भी कुछ चुनिंदा कंट्रीज है जिनके पास खुद का लॉन्चर है। लॉन्चर मतलब रॉकेट जो कि स्पेस में ले जाएगा, और जिसमें कि इंडिया एक है। सही है वो भी एक प्रकार से, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहा है इंडिया का ऐसी चीज़ों पे। इतना भी नहीं था। हालांकि कावेरी इंजन अभी भी हम लैग कर रहे हैं कावेरी इंजन पे। कावेरी इंजन फेल्ड भी है, मतलब इंजन अभी तक फेल नहीं हुआ, उसको बनाया ही नहीं अभी तक। लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल्ड है, क्योंकि उसको इतना इम्पोर्टेंस मिला ही नहीं, इतना फंड मिला ही नहीं जितना उसको चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट। वैसे हम इसरो की जर्नी के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन ये कुछ और टॉपिक आ रहा है, हम थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। इसरो की शुरुआत में काफ़ी रोचक चीज़ें भी आई, जैसे कि सेंडिंग आर्यभट्ट सैटेलाइट टू स्पेस, देन क्रिएटिंग इंडियाज़ ओन launcher SLV-3, then ASLV known as Augmented Satellite Launch Vehicle, followed by PSLV known as Polar Satellite Launch Vehicle, followed by GSLV Mark II, which is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, then followed by GSLV Mark III, which is now known as LVM-3. So हाँ, काफ़ी चीज़ें होती गई। LVM-3 के बाद भी SSLV आया, जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि आजकल सैटेलाइट्स जो है वो बड़ी नहीं है, कॉम्पैक्ट हो चुकी है, और इकोनॉमिकल रहने के लिए हमें भी रॉकेट्स कॉम्पैक्ट चाहिए। तो वही उसका एक पेशकश है SSLV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन लॉन्चर्स में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है। PSLV ठीक ठाक है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है उसे। उसके बाद GSLV भी है, उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। LVM-3 में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो रिलायबल है, लाइक PSLV का फेलियर अभी रिसेंटली हुआ, लेकिन इससे पहले फेलियर नहीं था। इसको हम एक रिलायबल रॉकेट कह सकते हैं। सो LVM-3 एंड PSLV आर रिलायबल मोर देन SSLV एंड ऑफ कोर्स GSLV। लेकिन GSLV का भी सक्सेस रेट बढ़ रहा है। रिसेंटली GSLV F-16 NISR मिशन सक्सेस रहा, तो वो भी काफ़ी एक मज़ेदार चीज़ रिसेंटली हुई। और F-17 भी होगा, तो वो भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि नेक्स्ट मिशन इसरो के कौन से होने वाले वगैरह वगैरह। पूरा फाइनेंशियल ईयर में 9 मेजर मिशन इसरो के होने वाले, तो उसमें वो कवर्ड है। सो
कुछ ये थी आज की वीडियो और ये था इस वीडियो का एंड। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं काफ़ी ऑफ टॉपिक जा रहा था, लेकिन सॉरी फॉर दैट। वेल, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।